गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 की वर्तिका का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर है आपका भाषा और व्याकरण। ठीक है, क्लास 6 की वर्तिका भाषा और व्याकरण। तो सबसे पहले भाषा क्या है ये समझना है हमें। भाषा होता क्या है? भाषा वो होता है जो अब मैं बोल रही हूँ और आप लोग समझ रहे हो। जो मैं कहना चाहती हूँ उसका का पूरा अर्थ आप उसको समझ सको, जो मतलब उसे ग्रहण कर सको, वो कहलाती है आपकी भाषा। तो जो मैं बोल रही हूँ, जिस माध्यम से मैं बोल रही हूँ और आप समझ रहे हो, तो वो बोलना और समझने का बीच का जो माध्यम है, जिसके जो आपको समझ में आ रहा है, वो आपकी भाषा कहलाती है। तो भाषा की परिभाषा देखिए यहाँ पर एक बार। वह माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, वह भाषा कहलाती है। अब ये जरूरी नहीं है कि हिंदी या इंग्लिश जो आप लैंग्वेज जानते हो वही माध्यम। हर देश की अलग अलग लैंग्वेज है, तो वो अपनी लैंग्वेज के थ्रू जो अपने विचार या अपने थॉट्स दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो वो आपका जो मीडिएटर है बीच का, उसे कहते हैं भाषा। तो यानी जो हम कहना चाहते हैं वो पूरा का पूरा सेंटेंस आपकी समझ में आ जाए, या आप जो कहना चाहते हैं उसको पूरा की पूरी बात हमें समझ आ जाए, वो आपकी भाषा कहलाती है। यहाँ पर एक छोटी सी 4 लाइन पोएम की दी हुई है। इस पोएम में एक गुब्बारे वाला आया हुआ है और गुब्बारे को देखकर सबके सब बच्चे वहाँ भागे चले जा रहे हैं। देखिए, लाया हूँ जी मैं गुब्बारे रंग बिरंगे प्यारे प्यारे, बबलू आओ सोनू आओ गुड़िया रानी तुम भी आओ, ले लो तुम सारे के सारे रंग बिरंगे प्यारे प्यारे। तो इस कविता में गुब्बारे वाला लुभावने व आकर्षक ढंग से अपने गुब्बारे बेच रहा है। वह अपनी बात को भाषा के माध्यम से बच्चों तक पहुंचा रहा है। इसी तरह परिवार में, पास पड़ोस में, बाजार में हम बातचीत करके अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त दूर रहने वाले लोगों से हम पत्र या टेलीफोन के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो ये तो हो गई भाषा की बात। जहाँ तक है आपको समझ में आ गया होगा भाषा कहते किसे हैं। भाषा उसे कहते हैं जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के भेद होते हैं मुख्यतः 3। पहला है लिखित मौखिक भाषा, फिर है लिखित भाषा और उसके बाद में है आपकी सांकेतिक भाषा। तो देखिए भाषा के भेद कितने हैं। पहला है मौखिक भाषा, ठीक है। दूसरी है आपकी लिखित भाषा और तीसरी है आपकी सांकेतिक भाषा। ये है भाषा के भेद। सबसे पहले है आपकी मौखिक भाषा। मौखिक भाषा यानी मुख के द्वारा जो बोला जाता है, जो मैं बोल रही हूँ और आप समझ रहे हो। तो यानी जो जैसे हम टीवी पर कोई प्रोग्राम देखते हैं तो वहाँ लिखा हुआ तो कुछ नहीं आता, डायलॉग्स होते हैं, उसके पात्र के डायलॉग्स होते हैं, उससे हम समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है या ये नाटक कैसा है। या फिर जब रेडियो पर हम कुछ सुनते हैं समाचार वगैरह, तब हमें समझ में आता है। तो वो जो हम सुन के ग्रहण करते हैं और जो मुख से बोलते हैं उसे कहते हैं मौखिक भाषा, ठीक है। तो क्या है ओरल लैंग्वेज, देखिए एक बार क्या है। मुख से बोलकर विचारों को अभिव्यक्त करने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। मनुष्य सबसे पहले मौखिक भाषा ही सीखता है। छोटा बच्चा घर में होता है तो वो पहले बोलना ही सीखता है। पानी मांगेगा तो मम कहेगा, खाना मांगेगा तो कुछ अप्पा वगैरह इस तरह से बोलता है। तो यानी अपनी बात को वो मौखिक द्वारा समझाना चाहता है, क्योंकि उसे लिखना नहीं आता उस टाइम पर। इसका प्रयोग लिखित भाषा से अधिक होता है। दूरदर्शन, रेडियो, टेलीफोन आदि सब बात करना मौखिक भाषा के उदाहरण है। तो टेलीफोन पे बात करना, न्यूज़ देखना, रेडियो पे समाचार सुनना, ये सब किसके उदाहरण है? मौखिक भाषा के। फिर है इसके बाद में आपकी लिखित भाषा। नंबर 2 पे है लिखित भाषा। लिखित भाषा होती है जो लिखा हुआ होता है सब कुछ। जैसे बुक की लैंग्वेज है,
बुक में क्या लिखा हुआ है वो हम उसको लिखे हुए को पहले पढ़ेंगे, फिर उसके अर्थ को ग्रहण करेंगे, ये समझेंगे। तो वो जो लिख के अर्थ को समझने वाली बात है वो लिखित भाषा कहलाती है। समाचार पत्र हुआ, पत्र हुए, बुक की लैंग्वेज हुई, ये सब क्या है आपकी लिखित भाषा। राइट लैंग्वेज, राइट, फिर देखिए लिख कर विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। इस भाषा के द्वारा ही हम अपने ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति आदि को सुरक्षित रखने में समर्थ हैं। पत्र, समाचार पत्र, पुस्तक, शिलालेख, ब्लैक बोर्ड या श्यामपट्ट पर लिखना आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। मौखिक भाषा, मुख से बोली जाने वाली, लिखित भाषा लिखी हुई और भाषा जिसके हम उनका अर्थ ग्रहण करते हैं। हमारे जितने भी साहित्य हैं, वेद है, पुराण है, सब आपको लिखित भाषा में ही मिलेंगे। और लिखित भाषा से हमारे जितनी भी संस्कृति है उसको हम लिख के सुरक्षित भी कर सकते हैं और की हुई भी है। फिर है सांकेतिक भाषा, जिसे म्यूट लैंग्वेज कहते हैं। जो गूंगा होता है वो अपनी भाषा को समझाने के लिए सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करता है। जब हम अपने भाव या विचार को संकेत द्वारा प्रकट करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। कई बार आप लोग टीचर्स को पढ़ाते हुए डिस्टर्ब करते हैं तो वो इशारा करके आपको शांत रहने के लिए कहता है, तो वो आपकी सांकेतिक भाषा हुई। अब राष्ट्रभाषा हिंदी देखिए क्या है। विश्व में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं, जैसे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, फ्रेंच, जर्मन आदि। हमारे देश भारत में भी संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। हिंदी उनमें से एक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली आदि राज्यों में ये भाषा बोली जाती है, इसलिए ये राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचलित है। राष्ट्रभाषा जो भारत के अधिकांश भागों में बोली भी जाती है और राजकाज के काम भी आती है, उसे राजभाषा कहते हैं। लिपि, यानी इसके बाद है आपकी भाषा के बाद में आता है लिपि। जहाँ तक भाषा समझ में आ गया होगा, विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। इसके 3 भेद हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। अब है आपकी लिपि। लिपि क्या है? लिखने का ढंग, लिखने का ढंग, यानी भाषा को जो लिखित रूप में बंद किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। ये लिखने का ढंग। अब लिपि क्या है? एक मानक रूप माना गया है, ठीक है। मानक रूप का मतलब होता है कि पूरे वर्ड में आप कहीं भी जाओ, तो अगर हमने हिंदी भाषा लेते हैं, हिंदी में हमने ए का साइन ये बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये आप वर्ड में कहीं भी चले जाओ, हिंदी में आपको ए के लिए यही साइन दिखाई देगा। ये मानक रूप कहलाता है। ए, आ के लिए यही साइन दिखाई देगा, ई के लिए ये, बड़ी के लिए ये। तो ये सब जो है हमने एक संकेत किया है, एक साइन दे दिया है कि ये वर्ड प्रॉपर पर्टिकुलर, ये वर्ड ए है तो ए ही है, तो पर एक साइन दे के जो कर दिया है, मानक दे दिया है उसे, वो होती है मानक रूप में। तो ये हो गया लिखित भाषा को ये बता दिया गया है। जैसे रोमन में ए, रोमन ए बी, ये साइन दिए गए हैं, ठीक है ना। ये रोमन भाषा इंग्लिश में दिए हुए हैं आपके, ये साइन दिए हैं, 26 अल्फ़ाबेट बताए हैं। तो ये आपके संकेत दिए, वो साइन दिए हैं कि मानक रूप दिया गया है, कहने का ये मतलब है। तो ये जो लिखी है, लिखने का ढंग, जो लिखने का ढंग है वो लिपि कहलाता है। डेफिनेशन क्या हुई? लिखने की विधि को या ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है। रोमन में अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है, ये देवनागरी में लिखी गई, ठीक है ना। और फारसी वो उर्दू भाषा हो जाती है। तो ये सब होती हैं आपकी लिपि। इसके बाद देखते हैं हम व्याकरण। व्याकरण क्या है? ग्रामर होता है भाषा को बिल्कुल शुद्ध रूप देना, फिल्टर होके, मतलब एकदम प्योरिटी। यानी कहने का मतलब ये है कि कहाँ पर हमें कॉमा लगाना है, अर्धविराम लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, पूर्ण विराम लगाना है, सेंटेंस को कैसे लिखना है, कर्मपद कैसे लिखना है। तो ये जो सब सिखाता है, ये क्या सिखाता है आपको? व्याकरण। तो व्याकरण की क्या परिभाषा हुई? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध और व्यवस्थित रूप में लिखना सीखते। एक एग्जाम्पल देखते हैं। पर, राम, पतंग, उड़ा, रहा है, छत।
ठीक है, ये एक सेंटेंस है। तो क्या ये अपना अर्थ दे पा रहा है पूरी तरह से? नहीं। अब इसी को हम ग्रामर रूप में लिखें, व्याकरण के रूप में लिखें, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा राम छत पर पतंग उड़ा रहा है। अब देखिए, ये वाला सेंटेंस जो है ये व्याकरण की दृष्टि से पूरा शुद्ध रूप है। तो राम छत पर पतंग उड़ा रहा है, ये पूरा अर्थ दे रहा है और व्यवस्थित रूप में लिखा हुआ है, सीक्वेंस में लिखा हुआ है। तो ये सीक्वेंस में लिखना और उसको समझाना ये आपका सिखाता है व्याकरण। इसके कितने हैं अब देखो, इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध तथा व्यवस्थित रूप में लिखना या बोलना सीखते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि भाषा वाक्यों से बनती है और वाक्य शब्दों से बनते हैं, शब्द वर्ण से बनते हैं। अभी एक चीज़ और समझ लो, मैं हल्का सा समझा देती हूँ, वैसे आगे चैप्टर में आएगा। जैसे वर्ण है, वर्ण वह होता है जो छोटे छोटे अक्षर होते हैं, इनको और हम अधिक तोड़ नहीं सकते, ठीक है। अब ये हो गया आपका कै, मैं और ये आपका हो गए वर्ण, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको हम तोड़ नहीं सकते। इन वर्णों की मेल से, सार्थक मेल से क्या बनता है? शब्द। अब मैं तीनों को मिला देती हूँ तो बन गया कमल। तो कमल से समझ में आ रहा है कि एक फ्लावर है। इसी तरह से ये छोटे छोटे वर्णों से वाक्य शब्द बनेंगे और इस शब्दों से क्या बनता है? वाक्य। एक जैसे कमल, एक शब्द ये हो गया फूल है, तो अब पूरा सेंटेंस बन गया कमल एक फूल है। तो ये बन गया वाक्य जो अपना पूरा अर्थ दे रहा है। तो ये आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब आपका आता है व्याकरण के भेद। व्याकरण के भेद 4 प्रकार के हैं ये भी। पहला है वर्ण, वही भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम खंड नहीं कर सकते। फिर वर्णों से मिलते हैं शब्द, शब्द से मिलके बनता है आपका वाक्य। और फिर एक पढ़ेंगे हम क्या 4 नंबर पे, रूप शब्द, रूप विचार, ठीक है। ये आगे चैप्टर में है सब। तो वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण एवं उनके मेल से शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है। फिर है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, विकास, निर्माण, आगमन, अर्थ आदि का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के भेद, वाक्य का गठन, पदों का परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है। फिर रूप विचार। रूप विचार के अंतर्गत शब्दों के रूप, परिवर्तन, उनकी संख्या, रचना, भेद तथा उनके कार्य का अध्ययन किया जाता है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा हो गया, भाषा और व्याकरण। एक बार थोड़ा सा मेन पॉइंट देख लेते हैं इसके। सबसे पहले क्या है आपका भाषा। भाषा क्या है? विचारों का आदान प्रदान। फिर उसके भेद 3 भेद हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। मुख से बोली जाने वाली मौखिक, लिखी हुई भाषा लिखित और इशारा करने वाली सांकेतिक। फिर हमने पढ़ा लिपि, लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। फिर है व्याकरण, भाषा को शुद्ध रूप जो प्रदान करता है वो व्याकरण करती है। इसके 3-4 भेद हमने पढ़े, ये लिखे हुए हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य और रूप विचार। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज जो भी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहो।